डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन, ये दो एग्जाम को कैटर करता है। एक तो प्राइमरली ये FY UGP सीरीज जो फोर्थ सेमेस्टर जिसमें कि DSC 10 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उसकी जो एक डिबेट है एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिस्कस करता है। लेकिन ये सेम टाइम में जो सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम में एथिक्स की जो GS4 पेपर है उसको भी ये उतना ही कैटर करता है। तो चलिए 1 घंटे का लगभग एक फैसिनेटिंग डिस्कशन करते हैं। शामिल हुई है मेरे साथ, केवल सुनिए नहीं, सोचिए कि मैं जो क्या बोल रहा हूं और जो लिखी हुई है केवल वो नहीं, जो मेरे थॉट निकल रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कई बार वीडियो आप देख सकते हैं, आगे बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं। तो चलिए लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मेनी मेनी पॉइंट ऑफ व्यू। यहां मैं कह रहा था कि FY UGP जो है वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है, उसमें यूनिट 7 है। आप कहेंगे सर इतना यूनिट में आगे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी सारे कवर इसमें ऑलरेडी किए हुए हैं। लेकिन मुझे ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि इससे शुरुआत कीजिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की। और ये चूंकि सिविल सर्विसेज मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें एथिक्स की सीरीज चला रहा हूं, तो वहां भी एक गैप फिल करता है, इसलिए मैंने सबसे पहले लिया है। आई विल ट्राई कि और भी जो इसमें टॉपिक है DSC 10 में उसको जल्द से जल्द जितना टाइम मिले, आई डोंट नो कितना, लेकिन कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन कम्स इन मे। और मेन एग्जाम के पहले तो डेफिनेटली मैं दोनों को ही खत्म करने की कोशिश करूंगा, इथिक्स सीरीज एंड ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर DSC पेपर फॉर FY UGP फोर्थ सेमेस्टर। तो ये है, यहाँ पे हम लोग हैं इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन पे बात हो रही है। बहुत जल्द जो है ये सब मैंने कवर कर दिया है पहले ही। ये वाली वीडियो बहुत छोटी सी एक वीडियो बनेगी, बहुत मजेदार, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इस पे भी एक छोटी सी वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे। और जेंडर सेंसिटिविटी पे तो पहले ही मैंने बनाया हुआ है, पब्लिक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके, लेकिन थोड़ी बहुत उसको इंडियन पर्सपेक्टिव में। तो चलिए बिगिन, लेट अस बिगिन। ये 2-3 स्लाइड जो है मैंने अपनी जो इथिक्स में वीडियो बनाई थी, जस्ट उसका कॉपी पेस्ट है। मैं इसको बहुत डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको इथिक्स और फिर मॉरलिटी और दोनों के बीच के डिफरेंस को बताना चाहता हूँ। ये आपको कई जगह मिल जाएंगे। चलिए मैं पहले पढ़ देता हूं एक एक लाइन, उसके बाद। सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल, इथिक्स रेफर, जिसको नीति शास्त्र भी कहते हैं, और मोरलिटी को नैतिकता कहते हैं। बड़ा डिफिकल्ट है ये दो वर्ड जो हैं। डेरिडा को आप याद कीजिए, आप में से कई लोग जानते होंगे डीकंस्ट्रक्टिविज्म। तो किसी भी वर्ड का क्या मीनिंग होता है, कई उसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं, कई पर्यायवाची होते हैं और बहुत मिलते जुलते हैं। यदि आपको इथिक्स एंड मॉरलिटी का कोई बोले तो आपको लगेगा कि दोनों लगभग एक हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी किया जा सकता है। इथिक्स जो है, इथिक्स रेफर टू ए सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल, सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल, values and belief that guide what is considered right or wrong behavior in a particular socio-cultural context। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एक्चुअली इथिक्स और मोरलिटी दोनों का नाता इससे है कि क्या करना सही है, क्या गलत, इसका फैसला आप किस तराजू पे करते हैं, वो मोरलिटी की तराजू होती है। और जो जब ऐसे कई जो समाज में एक पूरे ओवरऑल जो ये तराजू बनाई जाती है, मतलब मोरल प्रिंसिपल को गढ़ा जाता है डिफरेंट टाइप के काम के लिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए, कैसे परिवार के प्रति, अपने प्रति क्या जवाबदेही होनी चाहिए, ये सब सारी जो मोरलिटी का जो प्रिंसिपल को एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट यदि समाज में बनाया जाता है, इसको धर्म भी कह सकते हैं, जो हम लोग के टाइम में था वो भी कोड ऑफ कंडक्ट ही था एक तरह से, तो उसको आप इथिक्स कहते हैं। मोरलिटी जो है उसका मर्म है, मतलब ये जो सारे जो गढ़े जाते हैं ये रूल, वो मोरलिटी के प्रिंसिपल से गढ़े जाते हैं। लेकिन मोरलिटी इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है, इसलिए इसको आगे पढ़ लीजिएगा। चलिए मोरलिटी पे चलते हैं। मोरलिटी जो है इनर सेल्फ कंपास है, जो आपकी आत्मा पुकारती है ना, वो मोरलिटी है। जब आप सड़क पे गुजर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, जस्ट आपके आंख के सामने खून बह रहा है, और आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंटरव्यू के लिए जाना है, जहां पे कि आप यदि नहीं टाइम से पहुंचे तो आपकी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। वहां समझिए मोरल आपके अंदर से आवाज आती है कि नौकरी को छोड़ो, इस व्यक्ति को जरूर बचाओ। ये जो अंतरात्मा की आवाज है, कौन इस तराजू पे तौलता है कि उस समय में हमें जल्दी से ऑटो या अपनी कार पकड़ के चली जानी चाहिए, छोड़ देना चाहिए उस व्यक्ति को, या हमें नौकरी की परवाह ना करके उसको बचाना चाहिए। ये जो आवाज है ये मोरल कंपास है। हर व्यक्ति में नेचर, गॉड कुछ दे के हमें भेजता है, सेंस ऑफ मोरलिटी, सेंस ऑफ जजमेंट, वो मोरलिटी है।
अब आप देखेंगे कि इथिक्स जो भी मैंने आपको बताया वो इसी का पूरा जंजाल जब समाज के रूप में आ जाता है, एक व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है और उसको थोड़ा एक तरह से इन्यूमरेट कर दिया जाता है, समाज में एक तरह से उसको प्रचारित कर दिया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट के फॉर्म में, तो वो इथिक्स हो जाती है। लेकिन उसके कोर में मोरल कंपास ही है, लेकिन मोरलिटी व्यक्तिगत हो जाती है और इथिक्स जो है सामाजिक हो जाती है। इसलिए आप देखोगे कि हर समाज का अपना एक इथिकल स्टैंडर्ड है, लेकिन व्यक्ति का जो अपना मोरल कंपास है, जो गॉड गिवन है, वो एक अलग है। कई बार वो दोनों यूनिसन में होती है, मतलब एक होती है, आदमी का जो मोरल कंपास और समाज का ऐसे होता है, और कई बार वो डाइवर्जेंट होती है। आपका मोरल कंपास कहता है कि ये करना सही है, समाज का इथिक्स कहता है ये करना सही है। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे समाज को बिलोंग करते हैं जहां बलि प्रथा जो है वो वैध है, उसको लोग प्रसाद के रूप में मान लीजिए जो बलि दी जाती जानवर उसको खाते हैं, और आपका मोरल कंपास कहता है, आपको एवोरिंग घृणास्पद लगता है, आपको देख के उल्टी होती है, आपको लगता है कि किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। तो वहां आप डाइवर्जेंट हो जाते हो, अपने ही समाज के इथिकल जो नॉर्म है उससे डिविएंट। ऐसे कई आपको उदाहरण मिलेंगे जहां की व्यक्तिगत मोरलिटी जो है वो सामाजिक इथिक्स नैतिकता से जो है या नीति शास्त्र से अलग डेविएंट हो सकती है। व्यक्ति व्यक्ति का मोरलिटी अलग होता है। इसीलिए आगे आप पढ़ लेना, मैंने ये बताया था कि मोरलिटी और इथिक्स के बीच में कई डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पे आपको नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि वो एक एक व्यक्तिगत है, एक सामाजिक है। इसलिए आप इथिक्स देखोगे तो वो हर कम्युनिटी का अलग अलग होता है। जैसे डॉक्टर्स की इथिक्स, मेडिकल प्रोफेशन इथिक्स कहते हैं, आर्किटेक्चर का इथिक्स, बिजनेस इथिक्स, कॉरपोरेट इथिक्स, जो पारिवारिक जो फिलियल इथिक्स जो है वो है कि जो गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इथिक्स, जो ट्रेडर होते हैं उनकी इथिक्स। तो ये जो इथिक्स है वो मिलिट्री की इथिक्स, तो वो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग इथिक्स होता है। ये कम्युनिटी वाइज होती है, सामाजिक होती है, और एक मोरल प्रिंसिपल का जाल होता है जो कि समाज में डिफरेंट तरह के जो एक्टिविटी होते हैं उसको मोरल प्रिंसिपल के अनुसार एक बांधने की कोशिश जो इथिक्स है। जबकि मॉरलिटी जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, और वो क्रक्स है जिसकी प्रिंसिपल और जिसकी जजमेंट की बात इथिक्स जो है करता है। वही सब्जेक्ट मैटर है इथिक्स का। अब यहां से जो है ये वीडियो जो है वो नया है। यहां तक तो मैंने इसलिए इसको भाग भाग के आपको किया कि वो उस वीडियो में आप देखोगे तो आपको इथिक्स, मोरलिटी और दोनों के बीच का अंतर आपको समझ में ज्यादा आएगा। मैंने इसको केवल रिपीट कर दिया। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि इथिक्स जो है वो डिफरेंट जो कॉम है, डिफरेंट जो एसोसिएशन है, डिफरेंट जो प्रोफेशन है, उसके लिए अलग अलग इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इथिक्स जो है एक अपना ही कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना सही है और क्या गलत है, इसको गाइड करने के लिए वो यूज में आता है। अब तो इसको यदि हम स्ट्रक्चर्ड वे में देखें, मैं पढ़ रहा हूं अब, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। पब्लिक ऑफिशियल्स को आप यहां ब्यूरोक्रेट कह सकते हो, बाबू कह सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर कह सकते हो। इट गाइड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मेकिंग डिसीजंस एंड टेकिंग एक्शंस दैट अपहोल्ड। क्या है, मतलब क्या एम है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपहोल्ड करे, कैरी करे इंटीग्रिटी, मतलब सत्यनिष्ठा, फेयरनेस, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, इम्पैथी, एंड वो अपहोल्ड करे पब्लिक इंटरेस्ट को, जिससे कि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे सरकार में और वो लेजिटिमेट हो। जो सरकार की जो संस्था है वो लेजिटिमेट हो, पब्लिक की नजर में उसकी ट्रस्ट बनी रहे। यही तो है, यही इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको दूसरे सरल भाषा में यदि हम कहें तो गवर्नमेंट ऑफिशियल अपहोल्डिंग ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस इन ऑल एक्शंस एंड डिसीजंस। सो ये एक तरह का इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो है वही इथिक्स है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो मेंटेन करता है इथिकल कंडक्ट को, वो भी इसका पार्ट है। जैसे चीफ विजिलेंस कमीशन है, सीवीसी, सीबीआई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लोकपाल, लोकायुक्त, जो सिविल सर्विसेज के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो डिपार्टमेंटल नॉर्म्स हैं, जो उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में जो इंटीग्रिटी की बात आती है, ये सारी चीजें जो हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो आप
को, पब्लिक ऑफिशियल को इथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करने में हेल्प करती है, एक तरह से पतवार का काम करती है, या उसको चेक एंड बैलेंस करती है। उसके स्वार्थपनी जो सेल्फ इंटरेस्टेडनेस है हर ह्यूमन होता है, उसको एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से बांधने की कोशिश है कि वो इथिकल पाथ पे बना रहे। यही ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म है रिवार्ड एंड पनिशमेंट की। It also include promoting integrity and mitigating corruption in public offices. इनफैक्ट आप देखोगे तो इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो इस पे है कि फाइनेंशियल करप्शन नहीं हो, जो ऑफिसर है, जो ब्यूरोक्रेट है, वो पैसे ना कमाए, घूस ना ले, वो जो है कोई मटेरियल जो ग्रेटिफिकेशन है वो ना करे, गबन ना करे, डिफॉल्केशन ना करे, माल प्रैक्टिस ना करे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक हमारा बहुत अनड्यू फोकस है। जो हमारा फोकस होना चाहिए वो इस पे भी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं पब्लिक मोरालिटी क्या है, एक ऑफिसर की मोरालिटी। मान लो एक ऑफिसर जो है वो एक भी पैसा वो ग्रेटिफिकेशन से नहीं लेता, ब्राइब नहीं लेता, लेकिन वो बहुत बड़ा ऑफिसर है और वो कोई निर्णय नहीं लेता, वो फाइल पे बैठा रहता है, और उससे ना तो सड़क टाइम से बन पाती है, ना मान लो जो भी पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी है वो होती नहीं है, जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचता है, वो 3 साल अपना बिता देता है। ये क्या इमोरलिटी नहीं है? इसको सोचो। और इस तरह के जो इमोरलिटी है जहां पे कि आप एक दूसरा एग्जांपल लो, एक पब्लिक ऑफिसर बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही ईमानदार है, और वो बहुत तेजी से डिसीजन लेता है, पब्लिक के लिए लेता है, लेकिन उसका सारा फोकस इस पे होता है कि उसको अपनी पोजीशन जो है उसको बढ़ाते जाना है, पावर बढ़ाते जाना है। इसके लिए जो पार्टी सत्ता में है उसकी तरफ बिल्कुल वो झुक जाता है, उसके लिए काम करने लगता है, न्यूट्रलिटी खो देता है। क्या ये मोरालिटी है? ये पब्लिक मोरालिटी है? इस तरह की कई आपको ऐसे इंस्टेंस मिलेंगे जहां पे कि हमें ये इंटीग्रिटी और मोरालिटी का दायरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको केवल पैसे, रुपये, फाइनेंशियल जो डिफॉल्केशन या ब्राइब से अलग हट करके ऊपर उठ के देखना होगा, तभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्चुअल में इंटीग्रिटी आ पाएगी। अब आइए कि एक बेसिक क्वेश्चन में पूछता हूं कि एक ऑफिसर से आप इंटरेक्ट करते हैं, आपको वो करप्ट दिखता है, आपकी हेल्प नहीं करता है, आपसे पैसे की आशा रखता है, या वो डिसीजन नहीं लेता है, फाइल पे बैठ जाता है, जैसा मैंने कहा। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे यदि आप सोचेंगे कि क्या बेसिस है कि इथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों लो है या हाई है, क्या बेसिस है इसका? पहला तो ये होता है कि जो पब्लिक ऑफिशियल है वो एक इंडिविजुअल है, उसका अपना मोरल कंपास है। अब उसको गॉड ने कैसा दे के भेजा है, उसके फैमिली ने कैसा मोरल स्टैंडर्ड उसका नर्चर किया है, वो उस पर डिपेंड करता है, उसका अपना पर्सनल मोरल स्टैंडर्ड। कोई बहुत हाई रखता है, कोई बहुत लो रखता है। उसका दूसरा होता है कि वो जिस कम्युनिटी से कोई आ रहा है वो कम्युनिटी का इथिकल नॉर्म क्या है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहा है जो कि हाईली पैट्रियार्कल है, और वहां पे औरतों को बिल्कुल जूते के नोक पे, मान लीजिए मैं क्रूड लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, रखा जाता है, बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दी जाती परिवार में, जिसको सब्जेक्शन ऑफ वुमेन टाइप की आप बात कर सकते हैं, जेएस मिल का। यदि वैसे कोई कम्युनिटी से आता है जहां इथिकल नॉर्म उसको नॉर्मल माना जाता है, अब वो बताइए वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, अब समझिए क्या उसको जेंडर जस्टिस वो ला पाएगा? उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसका जो इथिकल नॉर्म है, जिस कम्युनिटी से आता है, उसमें जेंडर जस्टिस है ही नहीं। तो ये भी जो है एक बेसिस बन जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कम्युनिटी को, ओवरऑल समाज के इथिकल स्टैंडर्ड को ऊपर करें। नहीं तो केवल ये कहने से कि इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माइक्रोकॉस्म होता है समाज का आईना होता है। जैसा इथिकल और ये मोरल स्टैंडर्ड समाज का होगा, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी होगा। देन थर्ड आप देखिए जो कल्चरल नॉर्म है ओवरऑल, अब वो कम्युनिटी से हट गया। हम इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे कल्चरल नॉर्म को हम इन जनरल पूरे इंडिया में जो है वो एक परवैसिव मानते हैं। उसका क्या जो इंटीग्रिटी और करप्शन के प्रति कल्चर क्या है? आपने ये महसूस किया होगा कि हम इंडियन, पता नहीं ऐसा क्यों है कि करप्शन को उतना ज्यादा हम लोग अपने कल्चरल नॉर्म के अनुसार बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानते। कई जगह तो उसको प्रेज किया जाता है। मैं आपको बताऊं, मैंने कई लोगों को सुना है, ये ऑफ कोर्स नॉट नाउ बट 20-30 ईयर्स बिफोर जो है इंडिया में बहुत ज्यादा थी, 70s 80s में, जहां पे कि माँ बाप जो है वो उदाहरण देते थे, देखो ये देखो कितने बड़े इंजीनियर हैं, इनका बंगला कितना बड़ा है, कितने इनके जो है पैसे हैं, इनके पास कितनी गाड़ियां हैं।
जबकि एवरीबडी जो वो पेरेंट बड़ाई भी कर रहे होते थे, उनको पता था कि उन्होंने करप्ट मीन से इसको एक्वायर किया है, लेकिन फिर भी लोग प्रेज की नज़र से अपने बच्चों को बताते थे। आपने यहाँ पे जो है नमक का दरोगा कहानी यदि आपने नहीं पढ़ी है, तो वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जहां पे कि एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा को उसका बाप जो है वो करप्शन की महिमा बता रहा है, और वो कहता है कि ये जो तुम्हारी सैलरी है ये तो चांद के जैसा है, जो कि घटता जाता है, एक दिन जो है अमावस आ जाती है, और जो ऊपरी आमदनी है वो तो बहता पानी के जैसा है, जो हमेशा आपको रहती है। इस टाइप की बातें बताता है और कहता है कि थोड़ा बहुत करप्शन करो। ये चीजें जो हैं हम लोग के कल्चर में, जो इंटीग्रिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, पब्लिक मॉरलिटी को नहीं दी जाती, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन को बहुत ज्यादा बुरा नहीं माना जाता, ये भी एक कारण बेसिस हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो है वो भी, जब कोई ब्यूरोक्रेट ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और जब वो देखता है कि जो करप्ट ऑफिसर हैं वो बहुत ही बड़े पदवी पे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, उनको कुछ भी सजा नहीं हो रही है, और जो ईमानदार हैं वो धक्के खा रहे हैं सिस्टम में, सिस्टम उनको कोई रिवार्ड नहीं दे पा रहा है, और जो करप्ट है उनको कोई पनिशमेंट नहीं दे पा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इस टाइप की है कि वहां पे इस बात की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, आपके प्रमोशन में आपके इंटीग्रिटी और आप कितने पब्लिक मॉरलिटी होल्ड करते हो इसकी कोई लेखा जोखा नहीं है। केवल आपका ब्रूट जो आपने जो आउटकम या आउटपुट जो आपने इंपेरिकल टर्म में दिया है उसकी केवल लेखा जोखा है। जब आप ये देखते हो कि जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है वो बहुत हल्का है, हमें बहुत राइट्स हैं, आर्टिकल 311 है, मैं बच जाऊंगा, इंक्वायरी होगी तब भी कुछ नहीं होगा, जो विजिलेंस है वो काफी लैक्स है, इस टाइप की जब आपको फील होती है कि ओवरसाइट मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है उस तरीके से रिवार्ड और पनिशमेंट मैकेनिज्म नहीं रखा है जिससे कि आपको कोई डर हो, तो वैसे में जो एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड स्वार्थी होता है, रैशनल एक्टर होता है, तो अपना कॉस्ट बेनिफिट देख करके जनरली वो इंटीग्रिटी को कंप्रोमाइज कर सकता है। तो ये सब जो है ये बेसिस हैं कि क्यों हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इथिक्स और इंटीग्रिटी का क्राइसिस है। अब आइए कि डायमेंशंस ऑफ इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या डायमेंशंस हैं, मतलब यदि हम कहते हैं कि इथिक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मायने क्या होते हैं, इसके टेंटिकल्स क्या हैं। तो जो मैंने पहला कहा कि पब्लिक मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, प्रोफेशनल मॉरलिटी, अब मॉरलिटी बार बार आ रही है। अब इसको एक्सप्लेन तो बहुत देर में किया जा सकता है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी कहें तो पब्लिक मॉरलिटी ये है कि जब आप पब्लिक ड्यूटी करते हो तो क्या आप केवल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने परिवार का स्वार्थ, अपने भाई भतीजे का स्वार्थ, अपने कित किन का स्वार्थ से ऊपर उठ पाते हो? क्या आप पब्लिक के लिए काम करते हो? क्या आपकी जो सेकेंडरी एसोसिएशन है समाज से, उसके लिए आप प्रोफेशनल वे में काम करते हो, कि जो प्राइमरी एसोसिएशन आपके परिवार, आपके कित किन है जो नेपोटिज्म कहते हैं, उसके लिए करने लगते हो? तो पब्लिक मोरलिटी ये है, पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करना चाहिए। आप एक पब्लिक ऑफिसर हो, आपके डिसीजन से लाखों करोड़ों लोगों का जो है वो प्लस या माइनस या दिस वे और दैट वे इफेक्ट होता है। क्या इसका अंदाज आपको है? क्या आप उस तरीके से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या अपने पारिवारिक स्वार्थ या अपनी कम्युनिटी के स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करते हो? पब्लिक मोरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, जो कि अंबेडकर कहते थे कि उसको हमें पब्लिक मोरलिटी से भी हाई रखना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है वो क्या है? क्या केवल आप उसके लेटर को पढ़ लेते हो, आपने केवल उसके लाइन को पढ़ लिया जस्ट इंग्लिश में या हिंदी में लिखी हुई है, और उसको हु बहू लागू करने की कोशिश करते हो, जब आप जान रहे हो कि उसकी आत्मा को आप कुचल रहे हो? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है, मतलब नहीं है या है। प्रोफेशनल मोरलिटी ये है कि आपका प्रोफेशनल इथिक्स क्या कहता है। एज ए ब्यूरोक्रेट आपको मेरिट को ध्यान देना है। एक कैंडिडेट आता है, आपको मेरिटोरियस लगता है, और दूसरा जो कैंडिडेट उसकी आपको पैरवी आई हुई है, या आपका वो भतीजा है, आपका वो भाई है, आपका वो नाते रिश्तेदार है, या आपको उसने पैसे दिए हैं, यहाँ पे जो है क्या प्रोफेशनल मोरलिटी आपकी रहती है? क्या आप मेरिट को तवज्जो देते हो, या इस तरह के अदर जो कंसिडरेशन है उसको देते हो? इस तरह के कई जो है क्वेश्चन प्रोफेशनल मोरलिटी के अंदर आते हैं। इंटीग्रिटी जो है उसको सत्य निष्ठा हिंदी में वर्ड है, पूरी तरह से दोनों एक नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि बेईमान नहीं हो। सिंपल बात है कि आप जो है, इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी में इंटीग्रिटी का केवल ये मतलब होता है कि आप फाइनेंशियल डिफॉल्केशन नहीं करते हो, घूस नहीं लेते हो, दैट्स ऑल। मोरलिटी से कोई नाता उसका खास नहीं है। तो इंटीग्रिटी ये है कि यू अपहोल्ड ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, आप ओपन हो, जो डिसीजन लेते हो वो लोगों को पता है आप किस बेसिस पे लेते हो, आपका छुपा हुआ कोवर्ट टाइप का फंक्शन नहीं है, ना तो गवर्नमेंट का होना चाहिए ना पब्लिक ऑफिशियल का। ट्रूथफुल हो अपने ऑल एक्शंस में, ये नहीं है कि कुछ आपका अल्टीरियर मोटिव है। और अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
इसका मतलब क्या होता है कि अकाउंटेबल आप किसके प्रति जवाबदेह हो। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली पीपुल के प्रति जवाबदेह है, लेकिन आपको पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को जनता तो चुनती नहीं है, जनता चुनती है लेजिस्लेचर को डेमोक्रेसी में, और लेजिस्लेचर जो है वो चुनते हैं मिनिस्टर को या उनसे मिनिस्टर बनते हैं, और मिनिस्टर जो है वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से। तो एक्चुअली ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपने पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जिसको आप मिनिस्टर कह सकते हो, पॉलिटिकल मास्टर, उसको वो अकाउंटेबल होते हैं। और जो पॉलिटिकल मास्टर हैं या पॉलिटिकल मिनिस्टर हैं वो अकाउंटेबल होते हैं लेजिस्लेचर को। आपको पता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर को, और जो लेजिस्लेचर हैं वो पीपल को डायरेक्टली अकाउंटेबल हैं। तो इस तरीके से ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यदि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये पॉलिटिकल मिनिस्टर को अकाउंटेबल है, पॉलिटिकल मिनिस्टर लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल है, और लेजिस्लेटर पीपल को। तो ये देखोगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो 3 स्टेप में पीपल से अकाउंटेबल है। तो ये कॉम्प्लेक्स अकाउंटेबिलिटी है, इट इज नॉट ए सिंपल अकाउंटेबिलिटी, लेकिन अकाउंटेबल होना है, आपको आंसरेबल होना है, आपके हर एक्शन का पीपल को जानने का अधिकार है। और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है वो आपकी और भी अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। आप जो है सीएजी को अकाउंटेबल हो अपने फाइनेंशियल डिसीजन के लिए, आप सीबीआई को भी अकाउंटेबल हो अपने जो आप एक्ट करते हो, इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल डिफॉल्केशन एंड ऑल, एंड आप चीफ विजिलेंस कमीशन जो है उसको भी अकाउंटेबल हो, लोकपाल लोक आयुक्ता के भी अकाउंटेबल हो। तो जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसके लिए भी आप अकाउंटेबल हो, आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रांसपेरेंसी, मैंने जैसा बताया कि गवर्नमेंट भी ओपन होना चाहिए, कैसे पॉलिसी बनती है, कैसे वो प्रोसेसेस होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, पब्लिक को पता होना चाहिए। इसी तरह से एक पब्लिक ऑफिशियल को भी अपने एक्ट्स एंड डीलिंग एंड डिसीजन में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी 2 पैमाने पे काम करती है। एक कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है, पब्लिक ऑफिशियल, वो सरकारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो उसको केवल इसलिए मिलती है क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है, उसको गुप्त रखना उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल हैं जो उनको एक फिड्यूशियरी ट्रस्ट के रूप में अपने इंफॉर्मेशन को सौंपते हैं, वो उसकी भी रक्षा करना उसका उतना ही बड़ा दायित्व है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है उसने आपको अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन केवल इसलिए दी है कि आप एक सरकारी ऑफिसर हो। जो फेयरनेस है, जो जॉन रॉल कहते हैं कि जस्टिस का फर्स्ट प्रिंसिपल है फेयरनेस, मतलब आपको लगना चाहिए कि आप फेयर हो, मतलब आप न्याय कर रहे हो, केवल न्याय करना नहीं, न्याय दिखना चाहिए। तो आपको जो है जस्टिस को अपहोल्ड करना चाहिए, इक्विटी को, मतलब प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, ये नहीं कि जिसके टांग नहीं है उसको टांग वाले से कंपेयर कर रहे हो, जो एरिस्टोटल कहते हैं, मतलब इक्वल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड विथ अनइक्वल्स, अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो ये इक्विटी है। तो इस तरह की बातें, फेयरनेस है, कैसे आप जो है अपनी डिसीजन में फेयर रहोगे। इसके अलावा आपको जो है पब्लिक सर्विस, पब्लिक मोटिव, पब्लिक वैल्यू, उस पर फोकस करना है। आपका काम जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का काम है इंक्रीजिंग पब्लिक वैल्यू। पब्लिक वैल्यू क्या है? पब्लिक वैल्यू वो है जो पब्लिक वैल्यूएबल मानती है। यदि पब्लिक इंडिया में मानती है कि फेयरनेस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, पब्लिक मानती है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, पब्लिक मानती है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, क्विक डिसीजन होना चाहिए, तो आपको ये सब को प्रमोट करना आपका दायित्व बन जाता है। तो ये पब्लिक सर्विस जो है, पब्लिक स्पिरिटेडनेस, मतलब अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके जो पब्लिक के गुड में है, सोसाइटल कॉमन गुड है, उसके लिए काम करना, अपने हित के ऊपर जो है सोसाइटी के और कॉमन हित को तवज्जो देना, ये इथिक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। न्यूट्रलिटी बहुत बड़ा इथिक्स है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता नजर नहीं आना चाहिए। पार्टियां आती हैं, सत्ता में जाती हैं, जो स्टेट है वो एक अनवरत व्यवस्था है, आपको ये पता होना चाहिए। गवर्नमेंट और स्टेट में फर्क है। गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम में पार्टी सिस्टम, एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा जो है वो संचालित होती है लार्जली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उस पार्टी के डिक्टेट पे काम करने लगे। सरकार और पार्टी में भी फर्क करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट और स्टेट में भी फर्क करने की जरूरत है। इन सब की जो फाइन बैलेंस है वो मेंटेन करना भी एक न्यूट्रलिटी है और इथिक्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फाइनली जो है इथिकल लीडरशिप 2 तरीके से, एक कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का दायित्व है
कि वो हर लेवल पे जो है इथिकल लीडरशिप को एस्टैब्लिश करे, और हर जो सीनियर ऑफिसर है उसका ये दायित्व है कि वो अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से, अपने नीचे के जो ऑफिसर हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनमें ये भावना भरे कि इथिक्स क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है। क्योंकि करप्शन जो है जस्ट लाइक वाटर जो है ऊपर से नीचे फ्लो करता है, नीचे से ऊपर फ्लो नहीं करता है। यदि ऊपर में यदि कोई इंटीग्रिटी होल्ड करने वाला लीडर है तो वो डाउन द लाइन जो है उसका असर पड़ता है, और उसको देख करके जो जूनियर ऑफिसर होते हैं वो इथिकल गाइड को वो फॉलो करते हैं, यदि अपने लीडर को वैसा वो देखते हैं। लेकिन इन सब के पीछे इस स्लाइड में ये देखिए कि कितने चैलेंजेस हैं। ये कहना बहुत आसान है कि इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट ह्यूज चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यदि हमारे सोसाइटी में ही यदि इथिक्स मॉरलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा यदि उसकी तवज्जो नहीं है, बहुत ज़्यादा हम पैशनेट नहीं हैं, हम उसको बहुत ही कह लीजिए कि हम इनडिफरेंट हैं, उसको मोरल इनडिफरेंस कहते हैं। करप्शन के प्रति हम उतने घृणा से नहीं देखते हैं, कई बार हम प्रेज से देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। यदि इस टाइप की कल्चर है तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लाएंगे, क्योंकि वो आइलैंड नहीं है, वो लोग समाज से आते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यदि एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो आप उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे अपने पब्लिक लाइफ में भी। देन लैक ऑफ इंटीग्रिटी जो है, जिसको कि हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, जो या कह लीजिए कि पब्लिक ऑफिशियल जो हैं वो मोरल प्रिंसिपल से अध्ययन नहीं करते हैं, वो मोरल प्रिंसिपल से हट जाते हैं, उनका मोरल कंपास हिल जाता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के इथिकल नॉर्म है उससे वो डेविएट हो जाते हैं, इसको लैक ऑफ इंटीग्रिटी कहते हैं। और ये बहुत कारणों से होता है, मैंने आपको भी बताया। यदि उनको फील हो कॉस्ट बेनिफिट में कि यदि हम इथिकल नॉर्म से हटते हैं तो हमको पर्सनल फायदा है और नुकसान बहुत कम है, क्योंकि ओवरसाइट मैकेनिज्म उतनी स्ट्रांग नहीं है, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी अधिकार देता है और हमें बहुत ही राइट्स हैं कि हम लड़ सकते हैं, हमारी जॉब सुरक्षित है, तो ऐसे में जो है हम रिस्क ले सकते हैं, तो उससे भी लैक ऑफ इंटीग्रिटी आती है। इससे भी आती है कि यदि जब वो देखता है कि रिवार्ड जो है इंटीग्रिटी की बहुत कम है और लैक ऑफ इंटीग्रिटी के जो रिवार्ड हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो उधर झुक सकता है। और ये बहुत ही सर्वव्याप है गवर्नमेंट सिस्टम में। दैट इज ए प्रॉब्लम। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है डे टू डे जो है चैलेंज प्रस्तुत करता है। हर पब्लिक ऑफिशियल को एक समय में ऐसा आता है जहां उसको लगता है कि ये डिसीजन लेंगे तो हमें पब्लिकली तो नुकसान होगा लेकिन पर्सनली फायदा होगा। कई जगह उसको जो है ग्रेटिफिकेशन, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड उसको ग्रेटिफिकेशन देता है, कई पे उसको क्रिमिनल जो है उनको ग्रेटिफिकेशन के लिए मना लेते हैं, कई बार पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं अदर्स वो, और हर तरीके में जो है वहाँ कन्फ्लिक्ट आता है कि एक तरफ जो है पब्लिक के इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ प्राइवेट इंटरेस्ट है। लेकिन आपको पता है कि मानव एक स्वार्थी जीव है, तो प्राइवेट इंटरेस्ट के प्रति हमेशा मानव झुक जाता है यदि उसको डर ना लगे तो। विसल ब्लोइंग जो है वो भी एक इशू है कि कैसा एक्ट है। मान लीजिए आप खुद ईमानदार हो और आप देखते हो बेईमानी होते हुए, तो क्या आप में हिम्मत है कि उसको पब्लिक डोमेन में लाओ? क्या आपको लगेगा कि कोई मेरी जान ले लेगा, या आपको लगेगा कि वो जो लोग करप्ट हैं या जिसकी इंटीग्रिटी नहीं हो इतने पावरफुल हैं कि हमें ईज आउट कर देंगे, सिस्टम से भगा देंगे? और यदि हम ऐसा विसल ब्लो करते हैं तो हमें क्या रिवार्ड मिलेगा? ये सारी चीजें भी जो हैं वो एक चैलेंज प्रस्तुत करता है इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिए कि इंडिया में विसल ब्लोअर की हत्या तक की गई है। इट इज सो डिफिकल्ट। करप्शन जो है, करप्शन तो आगे हम आपको बताएंगे इसका मतलब क्या होता है कि मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर पर्सनल गेन, एज सिंपल एज इट इज। आपको एक जो है अधिकार दिया गया है, डिस्क्रिशन दिया गया है, पावर दी गई है। वो पावर इसलिए दी गई है, सॉवरेन पावर, कई बार कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। जब उसको आप प्राइवेट इंटरेस्ट में काम करने लगते हैं, पर्सनल गेन के लिए काम करते हैं, आप घूस लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, अपने भाई भतीजाबाद करते हैं, तो आप जो है करप्शन करते हैं। मैंने आपको बताया कि मोरल करप्शन भी होती है, जब आप डिसीजन नहीं लेते हैं, आप स्लो डिसीजन लेते हैं और आप रेट टेपिज्म करते हैं, या आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक शिथिलता लाते हैं, पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, जनता तक जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए नहीं पहुंचाते हैं बिना कोई फाइनेंशियल ब्राइब लिए हुए, तब भी वो बहुत ह्यूज करप्शन है। डिस्क्रिशन एंड डिसीजन मेकिंग जो है ये भी एक चैलेंज देता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, हम लोग के यहाँ अभी भी स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी है, मतलब कि जिसको फ्रेडरिक्स कहते हैं फॉर्मलिज्म है।
जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जब आती है तो उसमें हम किताब से जो है देख करके कोई भी फैसला नहीं करता, किताब से देख के फैसला नहीं किया जाता। उस समय में आपका जो है मोरल कंपास कितना स्ट्रांग है, आपका जो इथिकल नॉर्म जिस समाज से आप आते हैं वो कितना है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको कैसे ट्रेनिंग दी है, ये होती है। और वहाँ पे अधिकतर जो है हमारी डिस्क्रिशन उस तरफ चली जाती है जहाँ पे कि हमें पर्सनल फायदा होता है। दैट इज वन ऑफ द बिग चैलेंज। ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑलवेज मुश्किल है। गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन बहुत ओपेक होती है, उसके पीछे जो है वो ब्यूरोक्रेट छिपते हैं और वहाँ पे लैक ऑफ इंटीग्रिटी होती है। इससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न भी जन्म लेती है। इथिकल डिलेमा तो मैंने आपको बताया है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आप फंस जाते हैं। जैसे कि आप एक जगह देखेंगे कि एक व्यक्ति मर रहा है और उसकी जान बचाने के लिए आपको जो रूल है वो मतलब ऐसा है कि आपको उसकी जान बचाने नहीं दे रहा है। रूल के अनुसार इस तरीके से उसको बिहेव करना है, उसको ये करना है तो उसको पैसे मिलेंगे। और आपको लगता है कि यदि हम रूल को ब्रेक करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी को तोड़ते हैं, और नहीं तो एक आदमी की जान जाती है। इस तरह का डिलेमा आपको हमेशा आएगा, मोरल डिलेमा, जहां पे कि आपको कोई ना कोई इथिक्स के नॉर्म को तोड़ना होगा। और मतलब आप दिस वे और दैट वे जो है आप बच नहीं सकते हैं। आपको एक अनइथिकल डिसीजन तो लेना होगा। तो वहां आपके मोरल कंपास में तराजू से तौलना पड़ेगा कि किसको कौन सा अनइथिकल डिसीजन सही है, एक्स और वाई। इस तरह के जो सिचुएशन आते हैं दैट इज एथिकल डिलेमा। ये भी एक चैलेंज प्रस्तुत करता है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आइए हम एक दूसरे पार्ट में चलते हैं इस वीडियो के, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रिटी और करप्शन जो कि पार्ट है, मतलब आप इसको कह सकते हैं दो तराजू के पलड़े पे जो इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन के दो पिलर कह सकते हैं। इंटीग्रिटी जैसे मैंने बताया कि सत्य निष्ठा हम इसको हिंदी में कहते हैं। बहुत अच्छा, मतलब कि नहीं, आप इंग्लिश में इंटीग्रिटी कहेंगे और हिंदी में सत्य निष्ठा तो दोनों सेम मीनिंग नहीं कन्वे भी कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब यह होता है कि आप अपने मोरल इथिकल प्रिंसिपल से एकदम हमेशा सजग रहते हैं। स्टीड फास्ट अधेरेंस, मतलब आप किसी भी सिचुएशन में अपने मोरल इथिकल प्रिंसिपल को छोड़ते नहीं। ये नहीं कि कोई आपको लोभ दिया, आपने मोरल इथिकल प्रिंसिपल को डस्टबिन में डाल दिया। इसको इंटीग्रिटी कहते हैं। मैन ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब जो अपने मोरल और इथिकल प्रिंसिपल को नहीं छोड़ता है कठिन से कठिन परिस्थिति में। इसका दूसरा मायने यह होता है कि जो मोरल प्रिंसिपल है वो कितना साउंड है, आपका हिला हुआ तो नहीं है, आपका मोरल कंपास जो है वो स्टीडी है या नहीं है। इसका मतलब यह भी होता है जो कैरेक्टर, वर्चुअस कैरेक्टर। आप जब बोलते हैं मैन ऑफ इंटीग्रिटी तो आपको फील होगा कि एक बहुत ही अच्छा हैबिट वाला, कैरेक्टर वाला आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कितने आप अपराइट हैं, अगेन कि आप मोरल प्रिंसिपल को कितना जो है सत्यनिष्ठा से पूरा करते हैं। आप में कितनी ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है, आप इक्विटी को कितना वैल्यू देते हैं, आप कितने रिस्पॉन्सिव हैं, कितना इम्पैथी है, आप जनता के बारे में कितना सोचते हैं। ये सब जो है इंटीग्रिटी के तहत आती है। आप कितने अकाउंटेबल अपने को समझते हैं और आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक्ट के लिए। क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? कोई यदि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है तो क्या कोई मैनेजर बोलता है कि मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, चाहे मैं इसके लिए खुद सजा भुगतने के लिए तैयार हूं? ये चीजें जो है, क्या आप अपनी गलती को मानने के लिए तैयार होते हैं? आप यदि निर्णय लेते हैं तो उसमें जो कोई रॉन्ग होता है तो क्या आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अपने को मानते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं? एंड अपहोल्डिंग ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस इन ऑल एक्शन एंड डिसीजन, ये तो फिर रिपीटेड है। करप्शन जस्ट इंटीग्रिटी का उल्टा है, जहां पे कि आप मिसयूज करते हैं पब्लिक पावर को फॉर पर्सनल गेन, जैसा मैंने कहा। इसके अंदर जनरली करप्शन के अंदर फाइनेंशियल करप्शन आता है, जिसको कि मैंने रिव्यू भी किया कि इसमें जो है पब्लिक मोरलिटी भी आनी चाहिए और करप्शन ऑफ नॉन डिसीजन भी आनी चाहिए, नॉन इंप्लीमेंटेशन भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए। मतलब इसका आपका जो कैरेक्टर बेस्ड जो है, मतलब करप्शन कि आप चीजों को होने नहीं देते हैं, वो सब भी इसमें आनी चाहिए। लेकिन जनरली ये ब्राइबरी, फ्रॉड, नेपोटिज्म इससे जुड़ा हुआ है कि आप पैसे जो हैं गेन करते हैं, मटेरियल जो 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 आप कह सकते हैं बेनिफिट जो है आप अपने डिसीजन से लेते हैं, या आप किसी को अनड्यू फायदा पहुंचाते हैं कि आपको पर्सनल गेन हो। और इसके थ्रू जो आप अंडरमाइन करते हैं ट्रस्ट और डेमोक्रेटिक आप डेफिसिट पैदा करते हैं, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को कम करते हैं, और आप डेवलपमेंट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन उसको भी आप हार्म करते हैं। अल्टीमेटली आप पूरे कंट्री को बहुत बुरी तरीके से करप्शन से नुकसान पहुंचा दें। यदि हम ये देखें कि इंटीग्रिटी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किन पिलर्स पे खड़ी है, तो एक तरह से रिपीटेशन है, एग्जामिनेशन में आपको हेल्प हो सकता है। जैसा मैंने कहा, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्ट होना,
ऑनेस्ट अपने डिसीजन में, एक्शन में। ऑनेस्टी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जस्ट एंड फेयर होना पड़ेगा, आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। एंड अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अभी बहुत एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर मिनिस्टर को, मिनिस्टर लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर पीपल को। इस तरह की अकाउंटेबिलिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स अकाउंटेबिलिटी है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंटेबल होते हैं। देन इम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस जो है कि आप दूसरे का दर्द क्या महसूस कर पाते हैं। कोई यदि पीपल आपके पास रोते हुए आता है तो आपको दया आती है? क्या आप उसको सोचते हैं उसके बारे में और फिर अपने डिसीजन को लेते हैं हेल्प करने की? क्या आप रिस्पॉन्सिव हैं? पब्लिक के जो दुख दर्द है या उनके जो कष्ट हैं उसको कितना आपको असर पड़ता है? ये दोनों इसमें आते हैं। आप क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इम्पार्शियल हैं, मतलब फेयर हैं, अगेन वही बात आती है। एंड रेस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी, क्या आप हर जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसको बराबर तौलते हैं? क्या आप कहीं गाइडेड हो जाते हैं कि वो किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, किस रिलीजन का है, किस इथनिक बैकग्राउंड का है, क्या इससे किस रीजन का है? क्या ये चीजें आपके आड़े आ जाती हैं? किस जेंडर का है? तो ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर इंडिविजुअल को आपको बराबर तौलना चाहिए और सबको इक्वल डिग्निटी जो है देनी चाहिए, क्योंकि यही जो है जस्टिस है और यही इंटीग्रिटी है। एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मैंने आपको बताया, बिल्कुल वो जो है स्टीड फास्ट आपको होनी चाहिए। आपको कमिटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होना है एडमिनिस्ट्रेटर को, आपको कमिटेड जो है स्टेट के लिए होना है, कमिटेड गवर्नमेंट के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होना है। यदि गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर रही है जो बिल्कुल सबके भले के लिए, तो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ खड़े होना है। लेकिन यदि गवर्नमेंट एक ऐसा काम कर रही है जो किसी पार्टी के हित के लिए, तो आपको अपनी टांग अड़ानी है। उसके लिए यदि आपको सजा मिलती है, आपका ट्रांसफर होता है, तो वो एक प्रोफेशनल हजार्ड के तौर पे लेने की आप में ताकत होनी चाहिए यदि आप में इंटीग्रिटी है। क्या इंपैक्ट होता है प्लस और माइनस दोनों तरीके से? यहां मैं प्लस कह रहा हूं, उसको जस्ट आप माइनस भी समझ सकते हैं। यदि इंटीग्रिटी है एडमिनिस्ट्रेशन में, यदि इथिक्स है पॉजिटिव वे में, तो पब्लिक वैल्यू इंक्रीज करेगा। पीपल में एक ट्रस्ट आएगा कि यस, ये गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, इक्विटी, सोशल जस्टिस, इसको मेंटेन करती है। उससे जो है गवर्नमेंट लेजिटिमेट बनती है, और यदि एक बार गवर्नमेंट लेजिटिमेट बनती है तो उसका डिसीजन लेना आसान होता है, पब्लिक उस डिसीजन को फॉलो करती है, और कंट्री में काफी ज्यादा रैपिड जो है ओवरऑल हार्मनी एंड विकास होती है। इसके अलावा जो है ये इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, क्योंकि यदि इंटीग्रिटी है तो सभी लेवल पे जो ऑफिशियल इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाती है, क्योंकि करप्शन जो एक तरह का फ्रिक्शन पैदा करता है, और ये इंटीग्रिटी एकदम ह्यूज लुब्रिकेंट होती है। स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनता है, ब्यूरोक्रेसी की भी इज्जत बढ़ती है, और उसमें काम करने वाले की भी डिग्निटी इंप्रूव होती है, और काम करने में लोगों को एक तरह का अलग जो है एक प्राउड फील होती है। इट फॉस्टर इथिक्स इन कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर। इनफैक्ट यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, इथिक्स मेंटेन करता है, तो बिजनेस को करना होगा, बिजनेस उसी से गाइडेड होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी जो है इथिकल हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर भी इथिकल हो जाएगी, और इससे जो है पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको भी इथिकल होने में हेल्प मिलता है, क्योंकि कई पॉलिटिकल करप्शन जो है वो ब्यूरोक्रेसी के समर्थन से ही हो पाते हैं। अब यदि हम ये देखें कि इंडिया में क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो इथिक्स एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ये बहुत ही इंपेरिकल वे में मैं बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट समझती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी इंपॉर्टेंट है, वो है सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल घोषित किए गए हैं, जैसे सीसीए कंडक्ट रूल 1964 कहते हैं। उसमें ये लिखी हुई है कि एक सिविल सर्वेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे उसमें इथिक्स के भी पार्ट आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो कमी है, जो कि सेकेंड एआरसी ने पॉइंट आउट भी किया है, कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन वाइज नहीं होती है। मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर ज्वाइन करता है ट्रेड मिनिस्ट्री में, फॉरेन ट्रेड में, तो उसकी कोड ऑफ कंडक्ट वही रहेगी। वो आ जाता है एग्रीकल्चर में, तब भी वही रहेगी। उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कोड ऑफ इथिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा यहाँ पे होनी चाहिए थी इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि है ही नहीं।
जो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, कई देशों में इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इलॉबरेट बनाई गई है और उसके लिए ओवरसाइट मैकेनिज्म भी बनाई गई है, सिविल सर्विसेज कमीशन बनाई गई है। इंडिया में उस टाइप की व्यवस्था आनी बाकी। इस संबंध में आपको बता दें कि 2006 में एक बिल आई थी, सिविल सर्विसेज बिल 2006, जिसमें कि सिविल सर्विसेज कमीशन की बात थी, उसमें इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात भी थी। सेकेंड ARC कहता है कि वो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन वो कभी डे ऑफ लाइट देख नहीं पाई, वो लैप्स कर गई लगता है। देन दूसरा है एक्सटर्नल ओवरसाइट एंड विजिलेंस मैकेनिज्म, जो इंडिया में काफी है, लेकिन वो कैसा काम करता है ये हम लोग सब जानते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CVC। देन चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में, CVO होते हैं। CBI हैं जो करप्शन के मामले को देखते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी करप्शन जो है ऑडिट के थ्रू उजागर करते हैं। आपको पता है 2G स्कैम एंड अदर कई स्कैम जो है, कोल स्कैम जो है वो CAG के रिपोर्ट से आए हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है जो सालों भर जो ओवरसाइट रखते हैं और वो भी काफी इथिकल नॉर्म को इस्टेब्लिश करने में, इंटीग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लोकपाल लोकायुक्त का इतना ढिढोरा पीटा गया, इतना उस पर बहस हुई, उसकी एक्ट पास हुई, लेकिन आज हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है, लोकपाल कर क्या रहे हैं। इसकी पूरी जो है एक तरीके से शिथिल हो चुकी है, पब्लिक डिस्कोर्स से भी वो बाहर जा चुका है। लेकिन ये सब है मैकेनिज्म। इथिक्स एज वन ऑफ द पेपर इन सिविल सर्विसेज एग्जाम रखा गया, जिससे कि जो मैं पढ़ा भी रहा हूं आपको, जिससे कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उनमें भी इंटीग्रिटी और इथिक्स एंड मोरलिटी, इन सब का क्या सेंस है इसको असेस करने के लिए कि ऐसे लोग आए। लेकिन आपको पता है कि एग्जामिनेशन को लोग किस तरह से देते हैं, आप उसको टेम कर लेते हैं कोचिंग में जाके, कोई आंसर लिख के, भले आप समझ रहे हो कुछ, आपका इथिकल जो बिहेवियर है वो कैसा है उससे मतलब नहीं है, आप अच्छे नंबर ला सकते हो, इस तरह की बातें भी होती है। इथिक्स का पेपर रख देने से इथिकल बिहेवियर हो जाएगा, ये मानना बहुत ही सिंपलिस्टिक है। इंटीग्रिटी असेसमेंट एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल में की जाती है, वहां एक वर्ड होता है इंटीग्रिटी, लेकिन ये भी इतना ही सत्य ही है, क्योंकि वो केवल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की बात करता है कि कोई घूस लेता है नहीं लेता, वो भी बहुत सब्जेक्टिव है। देन स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ऑफ इथिक्स एंड इंटीग्रिटी ड्यूरिंग इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। जब लबासना में ट्रेनिंग होती है या अदर जगह भी ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे हर जो सिविल सर्विसेज, चाहे पुलिस हो चाहे रेवेन्यू हो, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इथिक्स क्या है, मोरलिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, क्यों करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इन सब को लोग किस तरीके से लेते हैं और कितना उसका असर पड़ता है। एंटी करप्शन एक्ट और स्टैट्यूट भी इंडिया में बहुत भरे हुए हैं। विसल ब्लोअर एक्ट है जो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन आपको पता है, आपको मैंने बताया कि उसकी हत्या तक हुई है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है जो 1947 में ही लागू हुआ, टाइम टू टाइम उसका अमेंडमेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी करप्शन है। CVC एक्ट है 2003, लोकपाल एक्ट है और कई कई और एक्ट हैं जो कि हेल्प करते हैं ईमानदार सिविल सर्वेंट को, लेकिन इसके बावजूद भी कितनी करप्शन हम लोग सबको पता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इनैक्ट था या स्टैट्यूट था, जिसने बहुत हेल्प किया है इंटीग्रिटी लाने में, इथिकल नॉर्म को बनाने में, क्योंकि वो फियर लाता है सिविल सर्विसेज में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है बाय फियर की ये जो है नोट शीट जो है वो पब्लिक डोमेन में जाएगी, डिसीजन पब्लिक डोमेन में जाएगी, उससे भी जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और इथिकल प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प हुई है। सिटीजन चार्टर मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाया है, जहां पे कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट वे में सिटीजन का अधिकार को बताना होता है, और यदि वो उसकी कमिटमेंट जो सर्विस डिलीवरी की है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, और जो नहीं हो तो उसके लिए क्या आप कहाँ अप्रोच कर सकते हैं ये बताना होता है, लेकिन वो भी इंडिया में एक तरह शिथिल ही पड़ा हुआ है। सोशल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो सकता है, जहां की जनता खुद जो है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करती है, देखती है कि वहाँ क्या डिसीजन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे जो है रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, कैसे जो है वो पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, कैसे खर्च किए जाते हैं ऑल। और इससे भी बहुत बड़े बड़े जो हैं वो करप्शन के मुद्दे और बहुत चीज़ें प्रकाश में आई हैं, लेकिन ये भी उतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म इंडिया में नहीं है। इसके अलावा जो है जो सिविल सर्विसेज जब आगे बढ़ते हैं तो उनको टाइम टू टाइम जो है इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप की जाती है, सेमिनार की जाती है इथिक्स ऑन इंटीग्रिटी पे, लीडरशिप पे, इथिकल लीडरशिप पे। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकती है कैपेसिटी बिल्डिंग का, जहाँ पे कि बिहेवियरल कॉम्पिटेंस की बात की गई है और उसमें इथिक्स के काफ़ी सारे जो हैं कोर्सेज रखे गए हैं, उसमें रोल पोजीशन डिफाइन किए गए हैं। यदि इस टाइप से सिविल सर्विसेज का रोल डिफाइन कर दिया जाए कि उस रोल को निभाने में आपको एज ए प्रोसेस मैंडेटरली इथिकल नॉर्म को अपनाना होगा और एक स्ट्रॉन्ग इथिकल नॉर्म हो और ओवरसाइट मैकेनिज्म हो, तो फिर एज ए प्रोसेस, एज ए प्रोसीजर
सिविल सर्विसेज ज़्यादा इथिकल हो जाएगा और उसमें इंटीग्रिटी ज़्यादा बढ़ेगी। मिशन कर्मयोगी का ये एक एम है। फाइनली जो है मैं अपने डिस्कशन को जल्दी खत्म करना चाहता हूं 10 मिनट में, क्योंकि लंबा हो रहा है, मैं 1 घंटा इसको रखना चाहता था। करप्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। ये इंटीग्रिटी का उल्टा है, जैसे मैंने बताया। यहां पे मैंने कुछ कोट दिया है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं केवल 1 या 2 पढ़ रहा हूं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। कौटिल्य कहते हैं अर्थशास्त्र में, सोचिए कितने हजार साल पहले, जस्ट एज फिश मूविंग अंडर वाटर कैनॉट पॉसिबली बी फाउंड either as drinking or not drinking water, so government servant employed in the government work cannot be found out taking money or not. मतलब सोचिए, ये कहते हैं कि करप्शन इस टाइप की चीज है, उसको पकड़ना गवर्नमेंट सर्विस में इतना डिफिकल्ट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कि जैसे ये पकड़ना कि मछली पानी के अंदर कितना पानी पी गई। ये कहते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में। सो इट इज सो डिफिकल्ट, ये इतना इंडेमिक है, इतना नेचुरल है कि गवर्नमेंट सर्वेंट, चूंकि वो सॉवरेन पावर यूज करते हैं, ह्यूज पावर यूज करते हैं, वो जो मनी को जो हैंडल करते हैं, वो उनके सैलरी से हजारों लाखों गुना ज्यादा हो सकती है। उनके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो किसी को करोड़ों का फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जो इट्स वेरी वेरी इजी कि वो जो है करप्ट हो जाए। यही बात यहाँ पे कही गई है। देन प्रणब मुखर्जी जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था करप्शन इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, इट इज अबाउट बिट्रियल ऑफ ट्रस्ट एंड इरोजन ऑफ इथिकल वैल्यूज। केवल ये पैसे नहीं, ब्राइब लेना नहीं, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर आ सकती हैं। देन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ह्यूगेट लैबले का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करप्शन इज नॉट जस्ट अबाउट ब्राइब। अगेन वही बात कर रहे हैं, पीपल स्पेशली द पुअर गेट हर्ट व्हेन रिसोर्सेज आर वेस्टेड। आपका यदि मान लीजिए कोई यदि फाइल पे बैठा हुआ है, वो डिसीजन नहीं ले रहा है, तो रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, ह्यूज रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। दैट्स वे इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ करप्शन टू डेवलप ए स्मार्ट रिस्पॉन्स, केवल फाइनेंशियल करप्शन नहीं। Integrity in public affair and administration is essential, and there must therefore be an assistance on it in every branch by public activity. The influence of corruption is insidious, बहुत ही घातक है insidious मतलब, it undermines the structure of administration and confidence of the public in administration. There must therefore be a continuous war against every species of corruption within the administration. First 5-year plan document कहता है। मैंने चलिए सब पढ़ दिया। सांथानाम कमेटी जो है 1962 में बैठती है, सबसे बड़ी अभी तक की जो एंटी करप्शन कमेटी जिसको आप कह सकते हैं, और वो कई तरीके के करप्शन की बात करती है। वो कहती है करप्शन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में है, वो ब्राइबरी के रूप में सबसे ज़्यादा है। कॉमन फॉर्म ऑफ घूस जिसको आप समझते हैं, कि कोई जो है मनी आपको देता है जल्दी से काम करने के लिए या आपको फेवर करने के लिए, अपने मिसयूज करके ऑफिशियल पावर का। सबसे ज़्यादा इंडेमिक, सबसे ज़्यादा परवेसिव, यूबिक्विटस, कॉमन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड होती है। पब्लिक फंड को जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाके वो पर्सनल या अदर गेन्स के लिए चली जाती है। फेवरेटिज्म एंड निपोटिज्म होती है, भाई भतीजाबाद जिसको कहते हैं, चेहरा देख करके। रेड टेप एंड डिले, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक रूल रेगुलेशन बना रखे हैं कि उसमें उलझ करके लोग रह जाते हैं, और उससे भी जो है करप्शन पैदा होता है। एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स को स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यू शो मी द फेस, आई शो यू द रूल। आप मैनिपुलेट करते हो रूल रेगुलेशन को, जिससे कि आप किसी को एग्जाम्पशन देते हो, किसी को नहीं। सेम रूल से जो है आप 2 तरीके का डिसीजन लेते हो, उससे आप अपना पर्सनल बेनिफिट लेते हो। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, वो भी करप्शन को बढ़ावा देता है। और आप कोलाइड करते हो, आप साठ गांठ करते हो, नेक्सस करते हो आप पॉलिटिशियंस के साथ, जो करप्ट पॉलिटिशियन कह लीजिए, या करप्ट बिजनेसेस के साथ, क्रिमिनल्स के साथ, जो कि एनएन वोरा कमीशन रिपोर्ट 1993 में उन्होंने उजागर भी करने की कोशिश की थी। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है करप्शन? इसमें तो इतनी डिस्कशन हो चुकी है, मेरे कहने से क्या है, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा होता है कि इट इज शेयर वेस्टेज एंड मिसयूज ऑफ वाइटल नेशनल रिसोर्स। आपका नेशनल रिसोर्स जो है या तो ठीक से यूटिलाइज नहीं होता है, या डाइवर्ट होता है, मिसयूज होता है। आप समझ सकते हैं कि उससे देश का कितना नुकसान हो सकता है। एडवर्स इंपैक्ट ऑन पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट से, इकबाल जो है वो उठ जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफर करती है, और सोशल जस्टिस जो है वो तो बुरी तरीके सफर करती है। ये जो है गवर्नमेंट के ऊपर से लोगों का भरोसा जो उठता है, उससे ओवरऑल कंट्री में जो है डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है, सोशल हार्मनी अफेक्टेड होती है, एंड एक तरह का डिसइन्फेक्शन जो है सरकार या राज्य के प्रति जो है पैदा होती है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो पूरा जानी दुश्मन है, सोशल प्रोग्रेस के लिए भी, क्योंकि इसमें सही व्यक्ति को रिवार्ड नहीं मिलता और गलत लोगों को जो है पनिशमेंट नहीं मिलता।
ये ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है, क्योंकि लोगों का राइट है डेवलपमेंट की, स्वच्छ हवा की, अच्छे जीवन की, नौकरी की, रिसोर्स मिलने की, सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब हार्म होता है करप्शन से। और ये इनइक्वलिटी को परपेचुएट करता है, बढ़ावा देता है। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम है पब्लिक वैल्यू क्रिएट करना, उसको डाइल्यूट करता है। ये पब्लिक स्पिरिटेडनेस को डाइल्यूट करता है और ओवरऑल डेमोक्रेटिक स्पिरिट को डाइल्यूट करता है। डेमोक्रेटिक स्पिरिट है ही क्या कि जनता जो है बराबर है, सब इक्वल है और सबको कंट्री के रिसोर्सेज का फेयर एंड इक्विटेबल जो है बंटवारा होना चाहिए और सबका योगदान होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि सरकार कैसे काम कर रही है। इसका मतलब गुड गवर्नेंस, सरकार जो कि अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, जो पार्टिसिपेटिव है। और ये सब हार्म होता है यदि करप्शन है तो। गुड गवर्नेंस हार्म होता है। एंड ये एक जनता में एक तरह का डिसइल्यूजन पैदा करता है। जनता सिनिसिज्म होता है, सरकार ऐसे होती है, कोई नृप हो, किसी का सरकार हो में क्या फर्क पड़ता है, सभी करप्ट हैं, चाहे वो पार्टी सरकार बनाए चाहे ये पार्टी सरकार बनाए, सब एक ही जैसा बिहेव करते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स करप्ट होते हैं। इस टाइप की जो लोगों में जब सिनिसिज्म आती है तो आप समझो कि समाज जो है नीचे जाता है, कंट्री नीचे जाता है। लेकिन क्या इतना आसान है? बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैंने कुछ डिस्कस किया है, कुछ और यहाँ पे देखिए। जो मैंने कहा कि कल्चरल जो एम्बिवैलेंस है टुवर्ड्स करप्शन, मटेरियलिज्म, रैशनलिज्म, जब तक समाज स्वार्थी होगा, जब तक कि समाज करप्शन को बहुत ज्यादा दूसेगा नहीं, जब तक कि रिवार्ड और जो इंसेंटिव मैकेनिज्म हमारे इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो कल्चर का है उसमें जब तक करप्शन को नहीं बुरा माना जाएगा, और उसको यदि आप ये देखो कि यदि किसी ने पैसे कमाए हैं और उसके तरफ लोग देखे भी नहीं, उसके तरफ थूके समाज में, तो ऐसे ही करप्शन बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो कल्चरल एम्बिवैलेंस है मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। उस वो कैसे बदलेगी? वो आपको बच्चे को जो है परिवार में पहले सिखाना होगा, स्कूल में सिखाना होगा, एक इनकलकेट करनी होगी। और जो ओल्ड जनरेशन है, जो जनरेशन लीडर हैं, उनको पहले स्टैब्लिश करना पड़ेगा अपने बच्चों को कि हम इथिकल हैं, हम मोरल हैं, हम ईमानदार हैं। तो जो है नेक्स्ट जनरेशन इस तरीके से बनेगा। जो हमारी हिस्टोरिकल लीगेसी है वो भी, अर्थशास्त्र में देखिए करप्शन की कितनी बातें की जाती है। मुगल एरा कितना करप्ट था, इस पे पूरी किताबें लिखी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी इतना करप्ट था कि उस पे जोक बनते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जाता है, इंग्लैंड में उनको मोस्ट करप्ट ऑफिसर कहा जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स पे इंपीचमेंट चला था करप्शन का। सक्सेसिव ऑफिसर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे उनको इंग्लैंड में सबसे अधिक घुसखोर माना जाता था, भ्रष्ट माना जाता था। और वही जो है एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने हैंड ओवर कर दिया इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को, और वो उसी तरीके से परपेचुएट होती रही। जनता उसको उसी तरीके से देखती रही जैसे अंग्रेज के ऑफिसर्स को करप्ट देखती थी, और उतना ही एलिनिएट होती चली गई जनता एडमिनिस्ट्रेशन से। देन पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी ने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा किया है, क्योंकि हम गरीब कंट्री हैं, यहाँ रिसोर्सेज का बंटवारा जो है वो बहुत मुश्किल होता है। कम लोगों को कम रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो स्कार्सिटी में जो है ऑलवेज करप्शन पैदा होती है, क्योंकि मटेरियल कंसिडरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन लार्जर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट, अभी भी गवर्नमेंट पे जो है, जो डेवलप्ड कंट्री है उनका डिपेंडेंस सिटीजन का खत्म हो गया, इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट वहाँ करप्शन करने का कोई स्कोप नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको हर चीज़ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेनी है तो गवर्नमेंट से इंटरफेरेंस, ज़मीन का सर्टिफिकेट लेना है तो इंटरफेरेंस, इवन पढ़ने के लिए, इवन हॉस्पिटल के लिए, स्कूल के लिए, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है, मतलब इंटरफेस है, इंटरफेरेंस नहीं। मतलब लोगों के जीवन में गवर्नमेंट की दखल बहुत ज़्यादा है, और इसके चलते भी करप्शन को ट्रैकल करना मुश्किल है। स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी मतलब ये होता है चेहरा देख के जो रूल रेगुलेशन को देते हैं, मतलब कि कोई सिस्टम नहीं है कि वो आपको अपने आप डिसाइड करेगी क्या रूल है और क्या लागू होगा। एक इंडिविजुअल ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन से चलता है, तो यू शो मी द फेस, आई शो द रूल हो जाती है। फॉर्मलिज्म इसी को कहते हैं, जो फ्रेडरिक्स कहते हैं कि इस तरह के सोसाइटी में, जो डेवलपिंग सोसाइटी है, इंडिया जैसे, थाईलैंड है, मलेशिया है, फिलीपींस है, इन सब का स्टडी करके वो कहते हैं कि यहाँ फॉर्मलिज्म है। मतलब एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरफ डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन जो ऑफिसर है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन देखता है, ना रूल रेगुलेशन देखता है, ना इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट देखता है। वो अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से जो मर्जी आता है वो फैसला लेता है, और वो अधिकतर फैसला अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लेता है। मतलब रूल अपनी जगह पे है, लेकिन एक्चुअल जो इंप्लीमेंटेशन है वो रूल के अनुसार नहीं है, फॉर्मलिज्म। देन बहुत सारे जो करप्शन जो है पॉलिटिकल प्रोसेसेस से निकलते हैं। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी को किस तरह से डोनेशन मिलते हैं। अभी जो
इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में, तो पूरे पब्लिक डोमेन में आई, इस पर कितनी छेछा इधर हुई, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ और उसको रद्द किया गया। लेकिन उससे क्या हुआ, कोई भी डोनेशन जो मेथड आएगी वो उतना ही नॉन ट्रांसपेरेंट होती है और ज़्यादा, और उसमें वहीं से जो है करप्शन ब्रीड होती है। क्योंकि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कॉर्पोरेट चंदा देता है, सबसे आश्चर्य की बात है कोई पब्लिक इसमें चंदा देती दिखती नहीं है, केवल कॉर्पोरेट देते हैं। अब ये भी अजीब बात है। और कॉर्पोरेट चंदा जो है कोई अल्ट्रुइज्म में नहीं देते, कोई भले के लिए नहीं देते हैं, अधिकतर जो है वो इसलिए देते हैं कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट जो उसके फायदे के लिए हुए। तो गवर्नमेंट जब बनती है तो उस जो पार्टी की गवर्नमेंट बनती है उस कॉर्पोरेट के लिए पॉलिसी बनाती हुई दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही चंदा ले लिया है। और यदि ऐसी बनती है तो फिर पॉलिटिकल मास्टर जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर पे जो है वो दबाव डालते हैं कि वैसे ही पॉलिसी बनाया जाए जो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट को फायदा हो। एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत चालाक होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बड़े भोले होते हैं। वो मिनिस्टर के बात को मानते हुए दो काम ऐसे भी कर देंगे जिससे उनको पर्सनल फायदा हो, और फिर नीचे के अधिकारी भी अपना उसी फायदे के गार्ड में जो है अपना काम करते हैं। सो ऊपर से फ्लो करती है और नीचे तक करप्शन जो है वो इसी तरीके जैसे कि मिशेल फूको कहते हैं ना कि जो पावर है वो कैपिलरी की तरह पूरे हमारे शरीर में जैसे रक्त की कोशिकाएं वैसे दौड़ती है, उसी तरह करप्शन जो है ऊपर से लेके नीचे तक समाज में जो है हर जगह फूट फूट के निकलती है, हर जगह वो जो है कैपिलरी की तरह जो है पूरी फैल जाती है। लेकिन उसकी शुरुआत जो है इस तरीके के हाई लेवल पॉलिटिकल प्रोसेसेस में जो करप्शन बिल्ट है वहाँ। इसके अलावा आप देखोगे कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में होते हैं उनको कहा जाता है कि 60 लाख तक आप खर्च करो, लेकिन आप देखोगे कि कई कई कैंडिडेट जो है करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आखिर वो कहाँ से करते हैं और कहाँ से वो लाते हैं, क्या उनको सैलरी मिलती है? अगेन वहां से ही शुरुआत हो जाती है कि आप एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए काम करोगे, फिर आप यदि मिनिस्टर बन जाओगे तो फिर क्या होगा, मैंने आपको वो चेन बताया। हॉर्स ट्रेडिंग आप जब आप देखते हो कि करोड़ों रुपए में जो है विधायकों को खरीदने की बात होती है, आरोप लगाया जाता है, तो वो कहाँ से आते हैं पैसे और वो क्यों खरीदे जाते हैं, क्यों सरकार हर पार्टी बनाना चाहती है और उससे क्या होता है, फिर उसके आगे जो चेन है वो इस तरह से चल सकती है। ये सारी चीजें जो हैं वो भी जो है एक चैलेंज पैदा करती हैं। जब तक हम पॉलिटिक्स को क्लीन नहीं करेंगे, हम इलेक्टोरल प्रोसेस को क्लीन नहीं करेंगे, तब तक बहुत डिफिकल्ट होगी। क्योंकि ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले अकाउंटेबल अपने मिनिस्टर के लिए है। यदि मिनिस्टर एबव बोर्ड हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ऑफिसर को एबव बोर्ड होना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया इसके चलते आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कैसे हार्म होती है, इंटीग्रिटी कैसे हार्म हो सकती है। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर उसी से निकलती है, क्योंकि एबव बोर्ड नहीं है दिए पॉलिटिकल मास्टर तो ऐसी होगी। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो है वो तो बहुत करप्शन पैदा करती है। इतने रूल रेगुलेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और केवल कई लोग तो केवल इसलिए कि जल्दी काम हो जाए पैसे दे देते हैं, और ब्यूरोक्रेट जो है कोई बिना किसी गलत काम किए हुए पैसे ले लेते हैं केवल जल्दी करने के चक्कर में। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस जो मैंने कहा, कोई रिवार्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो करप्ट को पनिश कर सके और जो ऑनेस्ट है उसको रिवार्ड दे सके। इसके चलते कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इंटीग्रिटी को तोड़ने में फायदा जो है नजर आती है इंडिविजुअल पब्लिक सर्वेंट को। वीक ओवरसाइट मैकेनिज्म जो मैंने बताया, इतने सारे सीवीसी, लोकपाल, लोकायुक्त, सीबीआई, लेकिन उसके बाद भी वो जो है कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस में फंस जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सिविल सर्वेंट को आर्टिकल 311 में, कई लोग कहते हैं कि इसके चलते भी जो है सिविल सर्वेंट को बहुत ही आसानी से आप हटा नहीं सकते, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, उसके चलते भी वो प्रोटेक्टेड फील करते हैं और उनको जो उनका इंसेंटिव जो है करप्ट होने का बढ़ जाता है या डिसइंसेंटिव करप्ट होने का घट जाता है। टेक्नोलॉजी जो है वो भी दो तरह से एक्ट करती है। टेक्नोलॉजी जो है करप्शन को मिटा भी सकती है, ट्रांसपेरेंसी लाती है, ई गवर्नेंस एंड अदर डिजिटल जो गवर्नेंस होती है, लेकिन ये ऑनलाइन फ्रॉड को जन्म देती है, डेटा प्राइवेसी को, साइबर सिक्योरिटी और इथिकल यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक जनरेटिव एआई, इन सब से भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन अभी जूझ रहा है। उसका क्या असर पड़ेगा ये आगे आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे। फाइनली डियर स्टूडेंट, यदि हम ये देखें कि कुछ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल जो लैक ऑफ इंटीग्रिटी का है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पब्लिक डोमेन में आप पढ़ सकते हैं। अभी जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुआ, केस हुआ, उसमें क्या हुआ, एक पब्लिक सर्वेंट जो है, पब्लिक ऑफिशियल जिसको न्यूट्रल रहना था, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के तरफ दिखता है जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो ये एक बहुत ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी कैसे हार्म होती है, उससे कैसे इंटीग्रिटी चूक जाती है। आर्यन खान ड्रग अब्यूज केस मैंने इसलिए दिया है कि वहाँ पे कोई ऑफिसर थे, बाद में पता लगा कि वो उगाही कर रहे थे जो नारकोटिक डिपार्टमेंट को, भी पब्लिक डोमेन में आई, पता नहीं एलिगेशन था, लेकिन फिर भी इन सब से ये फील होता है कि जब आप इस तरह के इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हो तो अबव बोर्ड रहना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। मुंबई में और भी कुछ पुलिस ऑफिसर जो है वो
पकड़े गए थे, जिनका काम था विजिलेंस, वही जो है करप्शन में लिप्त थे। हर्षद मेहता स्कैम और नीरव मोदी स्कैम, इन दोनों में आप देखोगे, इसका तो डिटेल आपको पिक्चर अवेलेबल है, फिल्म है, मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है। यहाँ पे क्या हुआ, जो बैंक है वहां जो ऑफिशियल है उन्होंने कोलाइड किया इन चीटर्स के साथ में, और पब्लिक जो जो पब्लिक फेथ है, ट्रस्ट है, उसको उन्होंने ताक पे रखा, और वहां रूल पोजीशन में जो लूप होल थे उसका फायदा उठा करके उन्होंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को फायदा पहुंचाया अपने पर्सनल थोड़े से फायदे के लिए, और उससे जो है सिस्टम से करोड़ रुपए जो है वो सिफन आउट हो गया। यूनियन कार्बाइड लीक केस जो एक मेजर एक कॉरपोरेट मोरलिटी को दर्शाता है, जहां पे कि एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ये जानते हुए कि ये रिस्क में है, यहाँ गैस लीक कर सकती है, लेकिन उसके सेफ्टी मैकेनिज्म को वो पैसे नहीं खर्च करने के चलते कि चलो गरीब देश है, यहाँ ओवरसाइट मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को कुछ पैसे दे देंगे, उन्होंने उसको ओवरलुक किया, और उसके चलते कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ये एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट इमोरलिटी को दर्शाता है। और उसके बाद जिस तरीके से उनको बचाया गया, वो एक नेक्सस दिखाता है, कैसे अगेन वही जो ब्यूरोक्रेट, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन नेक्सस, जिसको एनएन वोरा कमीशन कहते हैं। इसीलिए एनएन वोरा कमीशन रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया है, जिन्होंने कि ये बताने की कोशिश की, वैसे उस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई कि देयर इज ए इंसीडियस नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेट, क्रिमिनल्स एंड कॉरपोरेट, और इससे जो है कैसे जो है पूरा समाज में जो है जहर भरता है करप्शन का। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस सम अप एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या है। आपने देखा एथिकल नॉर्म फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ की जो एक तंत्र पूरा मोरल प्रिंसिपल का जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को एक इथिकल बिहेवियर के लिए प्रेरित करता है, वो अफेक्ट करता है पूरा इंटायर नेशन को, इसके रिसोर्स यूटिलाइजेशन को, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, पब्लिक ट्रस्ट एंड डेमोक्रेटिक स्पिरिट सबको अफेक्ट करता है यदि वो डायल्यूट हो तो। इंटीग्रिटी स्टैंड्स एज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंटीग्रिटी स्टीड फास्ट अधेरेंस टू मोरल प्रिंसिपल, यही इंटीग्रिटी है, मतलब आप किसी भी परिस्थिति में अपने मोरल प्रिंसिपल को छोड़ते नहीं हो। इट इज इसेंशियल फॉर अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक ट्रस्ट। करप्शन इज लाइक ए टर्माइट, दीमक की तरह है, विच इज ईटिंग अप द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, डिनाई राइट्स टू सिटीजन, डायल्यूट पब्लिक वैल्यू जो एकदम सुप्रीम एम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इट ऑल्सो डायल्यूट ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट ऑफिस इन जनरल। एम्बिवैलेंस टुवर्ड्स करप्शन, मतलब समाज में जो एक जनरल एपैथी है कि करप्शन कोई ऐसा है तो है। वीक ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है, वीक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो है, फॉर्मलिज्म कि कानून अपनी जगह है और काम अलग ढंग से करते हैं, करप्ट पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो है जहां से शुरुआत होती है एक गंगोत्री के जैसे करप्शन की, एंड करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस जो कि ब्यूरोक्रेट के सहयोग से चलती है, ये सब मेजर चैलेंजेस हैं इंटीग्रिटी को लाने में पब्लिक सर्वेंट के लिए। डिस्पाइट चैलेंजेस, प्रमोटिंग इंटीग्रिटी विद इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मस्ट फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आपको जो है अच्छी जो पब्लिक सर्विस है, राशन है, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, या आपको आवास है, आपको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो आपके पास तक पहुंचती है, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे पब्लिक सर्विस डिलीवरी आप तक यदि अच्छे से पहुंचे, तो इसके लिए जरूरी है रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए और कंट्री के प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट और जनता का गवर्नमेंट और स्टेट में ट्रस्ट एंड लेजिटिमेसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्पाइट दी चैलेंजेस हमें प्रमोट करना चाहिए इथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके डियर स्टूडेंट, ये कुछ रेफरेंसेज है, लेकिन मैंने जो है ये 3-4 तो आर्टिकल पढ़ा है, लेकिन मैंने अधिकतर जो है इसमें बहुत ज़्यादा इस पर डीप थॉट से लिया है, अपने खुद इंट्रोस्पेक्शन से, और बहुत सारे मैंने इस पर यूट्यूब में वीडियो भी देखे हैं, और ऑनलाइन जो है मैंने काफ़ी पढ़ाई भी इस पर की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा यहाँ बताना कर्तव्य, आपका जानना अधिकार, कि यदि आप इसको गलती से देख रहे हैं, वैसे तो FY-AGP के स्टूडेंट को देखना चाहिए, सिविल सर्विसेज मेन के स्टूडेंट को देखना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सभी स्टूडेंट देखते हैं, तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि अभी 2 बैचेज चल रहे हैं, एक CUET PG की क्रैश कोर्स जो कि अब कन्वर्ट हो जाएगी मॉक टेस्ट सीरीज में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो एट नॉमिनल कॉस्ट। तो इस ईमेल आईडी पे अपना मेल भेजो। और नेट JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर PGT RPSC इन सब की एक बैच चल रही है जो भी
जस्ट शुरू हुई है। यदि इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पे paulsciencehelp@paulsciencehelp.in प्लीज इसी पे भेजिए, इस पे मत भेजिए, gmail.com पे फिर मत भेजिए, वो CVT PG के लिए है। और इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई देने का, यदि 1-2 सेंटेंस में हो। जनरल क्वेश्चन ना पूछे, वेरी स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो कि 1-2 लाइन में मैं जवाब दे पाऊँ। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड वॉचिंग दिस। यदि आप इस तक पहुंच गए हैं तो आपको धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, सबा खैर, बाय।